नमस्कार। देश रोजाना में ये समय है प्राइम टाइम का। प्राइम टाइम में जो देश की आज की मुख्य खबरें थी जो कहीं आपसे छूट गई होंगी, उन पर बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि आज की प्रमुख खबरें क्या थी। सबसे पहला तो बिपरजॉय पर जाएंगे, जिस तूफान ने कहर मचा रखा है। तो बिपरजॉय ने गुजरात में पूरा कहर बरपाया। मांडवी में पेड़ टूटने से कई जगह पर जाम लगा, जगह जगह पर पानी भर गया और रेस्क्यू में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उनकी राजकीय यात्रा होगी और 21 से 24 जून तक अमेरिका में चलने वाली यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी जोरों पर हैं। और तीसरी प्रमुख थी कि केदारनाथ की प्रलय को 1 दशक पूरा हो गया है और इस 1 दशक बाद जो पुरानी त्रासदी थी उसके जख्म आज तक भी लोगों के दिलो दिमाग में ताजा हैं। बृजभूषण शरण सिंह के मामले में ताजा अपडेट यह है कि उनको बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट मामले में क्लीन चिट मिल गई है। हमने आपको कल भी बताया था। और उनको क्लीन चिट मिलने पर जो महिला रेसलर है साक्षी मलिक, उन्होंने कहा है कि पीड़िता पर यानी कि जो किशोरी थी उन पर बयान वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया था। और एक प्रमुख खबर जो कल की थी कि मुखर्जी नगर में जो आग लगी थी उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी किया है और इन दोनों को 2 सप्ताह में जवाब देना होगा। और अब बढ़ते हैं प्राइम टाइम की खबरों पर। तो प्राइम टाइम में आपको सबसे पहले बात करेंगे गठबंधन की। वो गठबंधन जो 23 जून को बिहार के अंदर एक बैठक होने जा रही है और उस बैठक के अंदर महागठबंधन को दिशा या दशा दी जा सकती है। देश की तमाम विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिनको इकट्ठा करने की जुगत लगाई जा रही है, जुगत चल रही है और जिसके प्रमुख सूत्रधार हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने तमाम विपक्ष को इकट्ठा करने में अपना दमखम लगा रखा है और इसके लिए हाल ही में एक बैठक भी हुई, जिस बैठक के अंदर कई नामी गिरामी चेहरे नहीं बुलाए गए। अभी आप होंगे बुलाए गए, पर मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं जिनको नहीं बुलाया गया। बैठकें आगे भी होंगी जिनमें और कई लोग जुड़ेंगे और कई लोग अलग रखे जाएंगे। पहली बैठक में जिनको अलग रखा गया वो थे बिहार के अंदर ही जो गठबंधन सरकार है, यानी कि कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू की। इस गठबंधन में एक दल और शामिल था, जीतन राम मांझी की पार्टी हम। और हम पार्टी ने अपना समर्थन वापस लिया या कहें कि उनको अलायंस से बाहर किया नीतीश कुमार जी ने। और जीतन राम मांझी के सुपुत्र संतोष सुमन ने पिछले दिनों ही नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। उनका इस्तीफा मंजूर हुआ और जीतन राम मांझी की जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है उसको बिहार के महागठबंधन से बाहर कर दिया गया। अब एक तरफ बात चल रही है पूरे देश में महागठबंधन बनाने की, लेकिन वहीं बिहार के अंदर जो गठबंधन की सरकार चल रही है उसको अगर ये कहें कि एक पार्टी के निकलने के बाद वो गठबंधन कहीं कमज़ोर जरूर हुआ होगा। लेकिन इस पर नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि जीतन राम मांझी या उनकी जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी से मिल रहे थे। अच्छा हुआ कि वो अलग हो गए, अब विपक्षी दलों की बैठक होनी है। अब नीतीश साहब कहते हैं कि अगर जीतन राम मांझी इस बैठक में शामिल होते, यानी कि हम इस पार्टी की बैठक में जो महागठबंधन की बैठक होनी है उसमें शामिल होते, तो अंदर की बात बाहर निकलती। यानी कि नीतीश कुमार का आरोप ये है कि मांझी बैठक की बात को बीजेपी तक पास कर देते और वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि वे हमारे पास से चले गए हैं। अगर इस मीटिंग में बैठते तो बातें भाजपा तक पहुँचती। वैसे नीतीश कुमार अचानक से बड़े बड़े आजकल फैसले लेने लगे हैं। पहले उन्होंने, आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा था, एनडीए को छोड़ा था और एनडीए छोड़ करके भाजपा के साथ जो उनके गठबंधन की सरकार थी उसको छोड़ करके उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ मिलकर जो अन्य छोटी पार्टियां थीं उनके साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई थी। आपको ध्यान होगा जब वो महागठबंधन की सरकार बनी थी तो नीतीश कुमार और तेजस्वी कहा करते थे कि अब सारी पार्टियां एक तरफ हैं, अकेली भाजपा एक तरफ है। लेकिन अब उस महागठबंधन से जब हमको अलग कर दिया गया, आखिर कौन से सुकून के लिए अलग किया होगा, ये वजह तो वही बताएंगे। लेकिन जो वजह बता रहे हैं नीतीश कुमार
कि वे यानी कि मांझी भारतीय जनता पार्टी के नेता होने की तरफ, एनडीए की तरफ जाने की तरफ, या ये कहें कि भाजपाई होने की राह पर थे। वैसे सुनने में ये भी आ रहा है कि मांझी एनडीए की तरफ जा सकते हैं, यानी कि भविष्य में मांझी भाजपाई हो सकते हैं या एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। वैसे जैसे नीतीश कुमार जी ने जो आरोप लगाए, उसी प्रकार मांझी ने जो वजह बताई है इस महागठबंधन से अलग होने की, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार उन पर जेडीयू में विलय का दबाव बना रहे थे। अब उनकी पार्टी यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कोई दुकान तो है नहीं जिसे खरीद सकें। ऐसे में सवाल ये है कि अगर नीतीश के कहने के मुताबिक हम एनडीए का हिस्सा बनेगी, तो क्या उसका एनडीए में विलय होगा और या फिर वो अपना अस्तित्व बनाए रखेगी। यानी कि एनडीए का मतलब क्या उसकी पार्टी का, जीतन राम मांझी की पार्टी का बीजेपी में विलय होगा या वो अपना अस्तित्व बनाए रखेगी। साथियों, ये सत्ता के गलियारे हैं, यहाँ शांति कम और सुनामी ज़्यादा उठती हैं। बवंडर आते हैं, चक्रवात चलते हैं और बस कभी कभी अचानक इतने बड़े मसले बन जाते हैं कि कब कौन सी पार्टी में चला जाए पता ही नहीं चलता। चलिए बात करते हैं आगे की, बढ़ते हैं एक नई पार्टी पर, यानी कि लगभग 1 दशक पुरानी पार्टी। समझ रहे होंगे आप, बात कर रहा हूं मैं आम आदमी पार्टी की। राजनीति के रंगमंच की सबसे नई पार्टी है आम आदमी पार्टी। लेकिन जितनी दिलेरी से, जितनी बुलंदी से इस पार्टी के नेता अपनी बात कहते हुए दिखाई देते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, दूसरी पार्टियों पर तंज करते हैं, सीधे सीधे कहें तो सीधे लफ्जों में चुभती हुई बयानबाजी करते हैं, चाहे वो सरकार के बैठे हुए लोग हों, चाहे विपक्ष की पार्टियां हों, उससे जाहिर होता है कि भविष्य के लिए केजरीवाल सेना नए लक्ष्यों पर निशाना साध रही है। वैसे कल मैंने आपको बताया था गुलाम नबी आज़ाद साहब का जिक्र, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद कह रहे थे कि अगर 50-50 या 60-40 का फार्मूला नहीं होता तो फिर वो गठबंधन किसी काम के नहीं होते। और इसका साक्षात उदाहरण पेश किया है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने। सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और खरी खोटी कहने में उनका कोई सानी नहीं है, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी वालों को भी पहले तो खूब खरी खोटी सुनाई और उसे ये कहा कि कांग्रेस कॉपी पेस्ट पार्टी है, कॉपी कट पार्टी है, नेतृत्व और विचारों की कमी वाली पार्टी बता दिया उस पार्टी को जो देश की सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है। और उन्होंने कांग्रेस को ऐसे तंत्र की संज्ञा दे दी कि जिसको जनता की उम्मीदों को जानने के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, यानी कि जो जनता की उम्मीदों को समझने में अक्षम है। देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस के लिए यह भी कह दिया कि कांग्रेस के लोग हमारी यानी कि आम आदमी पार्टी की नीतियों को पहले चोरी करते हैं और इसके साथ साथ चोरी करने से पहले उनका मजाक उड़ाते हैं और फिर दूसरे राज्यों में खुद उन्हीं योजनाओं को अपनाते हैं जिनकी घोषणा आम आदमी पार्टी करती है। लेकिन इन तमाम कटाक्षों और हमलावर बयानों के साथ साथ सौरभ भारद्वाज ने एक बात और कही, और वो बात मैं जिक्र कर रहा हूं इसलिए क्योंकि जो आजकल महागठबंधन की बात चल रही है, जो 23 जून को बैठक होने वाली है सुशासन बाबू की, उसके अंदर चर्चा ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों उस बैठक में शामिल होंगे। अब बात ये आती है कि कांग्रेस पार्टी अगर उस बैठक में शामिल होगी और अगर महागठबंधन होगा तो दिल्ली और पंजाब के बारे में क्या होगा, जिसके लिए सौरभ भारद्वाज ने यह कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेगी तो आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ने जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले 2014 में, फिर 15 में और फिर 2020 में आम आदमी पार्टी ने 2014 में तो उनको 28 सीट मिली थी और लेकिन 2015 और 2020 में भारी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई। और दिल्ली के बाद जब उनके पंजाब की तरफ कदम बढ़े तो 2017 के चुनाव में पंजाब के अंदर जहां वो विपक्षी पार्टी बने तो अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। तो सौरभ भारद्वाज ये कहते हैं कि क्योंकि इन दोनों पार्टियों में उनकी सरकार है, तो सौरभ भारद्वाज कहते हैं क्योंकि इन दोनों राज्यों यानी कि दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार है, आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का तमगा भी मिल गया है और राज्यों में पैर भी फैलाए जाएंगे। लेकिन जिस फोटो खींचा मेजोरिटी की बातें हो रही हैं, यानी कि जिस महागठबंधन की बातें हो रही हैं, वो एक मजबूत एकता बने उसके लिए फायदे वाली सौदेबाजी तो लाजमी है। और जैसा हाल ही में मैंने आपको बताया कि गुलाम नबी आज़ाद ने अपने बयान में कहा था और सौरभ भारद्वाज उस बयान की पुष्टि करते हैं कि नफ़ा नुकसान वाली डील को कांग्रेस से करने के बाद ही कोई बात होगी। यानी कि जो सौरभ भारद्वाज का कहना यह है कि भाई तुम 2 स्टेट छोड़ दो, यानी कि दिल्ली और पंजाब को छोड़ दो और हम ये 2 स्टेट यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान छोड़ देंगे।
ताकि वोटर भी कंफ्यूज ना हो कि आखिर करना क्या है। आपको ध्यान होगा कि नीतीश कुमार ने जो महागठबंधन की बात चल रही है उसमें शुरू करते हुए कहा था कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत हो, जिस राज्य में जिस पार्टी का ज्यादा वजूद हो, वो उस राज्य में अपना अस्तित्व ना खोए, यानी कि वहां पर उस पार्टी को वोट्स का लॉस ना हो, वोटों का नुकसान ना हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसे अब आम आदमी पार्टी ने कॉपी कट या कॉपी पेस्ट पार्टी भी कहा है, ऐसे में क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी की इस डील को स्वीकार करेगी? क्योंकि ये बात सारी दुनिया जानती है कि कांग्रेस का बंटाधार करने में, खासकर केंद्र में और राज्यों में, कई राज्यों में, और पंजाब हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, इन राज्यों में कांग्रेस का बंटाधार करने में अगर सबसे खास भूमिका किसी की रही तो आम आदमी पार्टी की रही। बाकी सब बातें तो बात की हैं, लेकिन आज स्थिति देखिए, दुश्मन दुश्मन दोस्त हो रहे हैं। केंद्र के लाए हुए अध्यादेश की खिलाफत के लिए आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के समर्थन की दरकार है, उम्मीद है, आशा है। तो आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को उम्मीद के भरोसे ये ऑफर दिया है कि आप दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, हम एमपी और राजस्थान छोड़ देंगे। अजब राजनीति के रंग हैं जो राजनीति के रंगमंच पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सारे रंग मिलकर क्या एक फूल के रंग की चमक को कमजोर कर पाएंगे? समझ रहे होंगे मेरा इशारा है कि क्या ये महागठबंधन बनकर भी उस कमल के फूल की चमक को कमजोर कर पाएंगे जो इस समय 10 साल से देश में चमक रहा है? देखने वाली बात होगी जब चुनाव होगा। खैर, अब चर्चा करते हैं देश के शहरों में जो सियासत के अलग अलग रंग हैं, और उस सियासत के रंग में एक रंग औरंगजेब का भी है जो अब भी टहल रहा है। इस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों में कुछ व्हाट्सएप के स्टेटस पर और सोशल मीडिया की कुछ साइट्स पर औरंगजेब की फोटो और औरंगजेब के समर्थन, उनकी प्रशंसा में किए गए पोस्ट ने काफ़ी उत्पात मचाया था। और उसके बाद कई राजनेताओं के इस विषय पर वार पलटवार वाले बयानों का सिलसिला लगातार चलता रहा। 2-4 दिन मुद्दा शांत हुआ, लेकिन अब औरंगजेब का जिन एक बार फिर बाहर निकल गया है। और ये जिन बाहर निकल के आया है कोल्हापुर और अहमदनगर के बाद लातूर में, और लातूर में भी ऐसे मामले ने तूल पकड़ा है। बताया ये जा रहा है कि लातूर के किल्लारी गांव में किसी व्यक्ति ने औरंगजेब का स्टेटस लगाया है और उसके बाद वहां विवाद खड़ा हो गया। गुरुवार को फिर से वहां पर हिंदू संगठनों ने विरोध मार्च निकाला, दुकानें बंद कराई। प्रशासन के दखल के बाद स्टेटस लगाने वाले शख्स की शिकायत के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और हिंदू संगठन के लोगों को पुलिस ने बातचीत कर समझा बुझाकर शांत कराया। औरंगजेब महाराष्ट्र में मुद्दा इसलिए भी बना क्योंकि महाराष्ट्र शिवाजी के आदर्श को मानने वाला राज्य है। ऐसे में क्रूर शासक की छवि रखने वाले औरंगजेब की प्रशंसा महाराष्ट्र में थोड़ा सा संवेदनशील मुद्दा हो जाता है। वैसे भी जहां तक बात व्हाट्सएप स्टेटस की हो, जो इस पर होने वाले चर्चे तो घर घर में भिड़ंत करा देते हैं, और फिर ये मुद्दा तो सियासी है। खैर, ये एक छोटा मजाक था, लेकिन औरंगजेब के स्टेटस लगाकर उसकी प्रशंसा लिखने वाला व्यक्ति जो कर रहा है, उस शख्स को भी कोई निजी लाभ तो जरूर हो रहा होगा, क्योंकि इस प्रकार की मानसिकताएं देश की शांति व्यवस्था में खलल डाल सकती हैं। खलल डालती हैं तो सख्ती बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार छोटी सी कोताही या लचीलापन किसी भी मामले को गंभीर बना देता है। और जिसका ज्वलंत उदाहरण है मणिपुर। मणिपुर एक माह से चल रहा है। हिंसा प्रभावित इलाकों में इस दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हजारों की संख्या में लोगों को विस्थापन के दर्द से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति नियंत्रण से दूर लगती है, क्योंकि उपद्रवियों द्वारा गोलीबारी और आगजनी की घटनाएं यहाँ लगातार सामने आ रही हैं। कल यानी कि बृहस्पतिवार की देर रात को भी कुछ शरारती तत्वों ने केंद्रीय मंत्री R.K. रंजन सिंह के इम्फाल के कोमगा स्थित घर में आग लगा दी। घटना के समय मंत्री जी अपने घर नहीं थे, कोची गए हुए थे। केंद्रीय मंत्री का इस घटना को लेकर यह कहना है कि कुछ लोगों को शांति बहाली की प्रोसेस रास नहीं आ रही, वही लोग इस स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री जी ने यह भी कहा है कि मैं शांति लाने की लगातार कोशिश करता रहूंगा और हिंसा को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा। बताते चलें कि मैतेई और कुकी समुदाय के बीच अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर यह उपद्रव मणिपुर में फैला हुआ है। मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय खुद को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है और दोनों समुदाय काफी दिनों से आमने सामने हैं, लेकिन सरकार इस हिंसा को रोक पाने में सफल नहीं हो पा रही। ऐसे में मंत्री जी का ये बयान कि वो इस हिंसा को रोकने के लिए, शांति लाने के लिए पूरी तरह से संवेदनशील हैं, वाकई काबिल तारीफ है। क्योंकि कुकी समुदाय के नेता शांति समिति में शामिल ही नहीं होना चाहते थे, लेकिन दो समुदायों के बीच की इस लड़ाई का खामियाजा पूरा राज्य उठा रहा है।
पूरे राज्य की जनता दर्द झेल रही है और जिनका इस मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है, परेशानी उनको भी हो रही है। मामले को सुलझाने में केंद्र और राज्य की बीरेन सरकार भी फिलहाल तो असफल प्रतीत हो रही है, लेकिन मंत्री जी का जो रवैया है, मंत्री जी जो प्रयास कर रहे हैं, हम फिर कहेंगे कि अगर ऐसे प्रयास सार्थक होते हैं तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए। बात यहाँ ये भी आएगी कि फिलहाल क्योंकि सख्ती नहीं बरती जा रही है, लेकिन सरकार को इस मुद्दे पर सख्ती से निर्णय लेने की जरूरत है ताकि 7 सिस्टर्स का ये खूबसूरत स्टेट आग की लपटों में न झुलसे। वैसे भी हिंसक विरोध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जो हिंसक विरोध हैं ये शांति के शत्रु हैं और ये मान लिया जाए कि देश की हर लिहाज से हानि करते हैं। आज के लिए इतना ही। आज के प्राइम टाइम में इन मुद्दों पर हमने आपसे बात की। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे और तब चर्चा करेंगे कुछ नए मुद्दों पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि और अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।